समरीन, तुम किस परेशानी या मुसीबत में हो जो तुमने मुझे सांस भी लेने नहीं दिया और यहाँ घसीट लाई? बताओ क्या बात है? रुखसाना ने कमरे में कदम रखते ही एकदम चिढ़कर पूछा। परेशानी और मुसीबत में मैं नहीं, तुम हो, समरीन ने तड़क कर जवाब देकर कमरे का दरवाजा बंद किया और एक सीडी प्लेयर में लगाकर वीडियो सिस्टम चालू करके कहा, देखो परेशानी की मुसीबत मुसीबत ने तुम्हें किस बुरी तरह घेर रखा है। सीडी प्लेयर पर ऑन होते ही जो मनाजिर चलने लगे थे उन्हें देखकर रुखसाना का दिमाग भग से उड़ गया। उसका जी चाह रहा था कि जमीन फट जाए और वह उसमें समा जाए, या फिर आसमान टूटकर गिर पड़े और ये दुनिया खत्म हो जाए। स्क्रीन पर वो मुनस के साथ इंतहाई शर्म, उफ, तौबा, छी, ऐसा मालूम हो रहा था कि आज के बाद दोबारा जिंदगी नहीं, या इस जिंदगी के बाद उन्हें मौत नहीं आनी। दुनिया और माफिया से बेनियाज रुखसाना ने अपनी जिंदगी का होलनाक मंजर देखा तो दोनों हाथों से मुंह को छुपा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। अब आंखें क्यों बंद कर ली? किस बात पर शर्म आ रही है तुम्हें? लूटो और लूटो जिंदगी के मजे। तुम्हें तो फिल्म बनवाते वक्त तो बड़ी खूब उठला और मुस्कुरा रही थी। ऐसा मालूम हो रहा था कि तुम्हारी जिंदगी का मकसद इसके सिवा और कुछ नहीं है, लेकिन अब क्या हुआ? लो देख लो, खूब अच्छी तरह से देख लो मुनस के साथ जो कुछ तुम, हाय शेम शेम, छी, वो सब कुछ ही सीडी में मौजूद है। देख लो, तुम्हारी जिंदगी की यादें ताज़ा हो जाएंगी। खुदा के वास्ते इसे बंद कर दो, रुखसाना ने रोते हुए कहा। इससे आगे देखने की मुझ में हिम्मत नहीं है, प्लीज इसे यहीं रोक दो। ठीक है, मैं इसको बंद कर देती हूँ, समरीन ने कहा, लेकिन तुम इस ब्लैक मिलर की जुबान कैसे बंद करोगी? इस तरह तो वो तुम्हें रखेल की तरह इस्तेमाल करेगा और इस तरह के मनाजिर तो रोज नए अंदाज में सामने आया करेंगे। समरीन ने रुखसाना के कहने पर सिस्टम बंद करके प्लेयर से सीडी निकाल ली और रुखसाना के पास आकर बैठ गई और उसके कंधे पर हाथ रखकर बड़े प्यार से कहा, मेरी जान से ज्यादा अजीज, मुझे बताओ। समरीन बड़े खुलूस और मोहब्बत से रुखसाना की दिली कैफियत जानने की कोशिश कर रही थी। यह सब कैसे हुआ? उसने रुखसाना का दायां बाजू अपने हाथ में थाम रखा था। जी मोहतरमा, कुछ तो फरमाइए, क्यों तुमने अपने ही हाथों से अपनी कब्र खोद दी है? तुम कैसे इस अय्याश और नफ्स परस्त शख्स के काबू में आ गई और इतना बड़ा कदम उठा लिया? मुनस ने मुझे बेका दिया था। ये कहते हुए रुखसाना ने समरीन के शाने पर अपना सर टिका लिया और आंसू बहाते हुए बोली, मैं जानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मेरा घर है, छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे। समरीन, खुदा के लिए मुझे बर्बाद होने से बचा लो। खुदा के लिए मैं जिंदगी भर तुम्हारी ममनून और एहसानमंद रहूंगी। मैं खुद भी दिल से यही चाहती हूँ कि तुम बर्बाद ना हो, तुम्हारा घर आबाद और बच्चे सलामत रहें। समरीन ने रुखसाना को दिलासा देते हुए कहा, देखो रुखसाना, कोशिश करना मेरा काम है और इसका सिला देना ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन ये सब कुछ उस सूरत मुमकिन है जब तुम मुझे सारी सूरत हाल से आगाह करोगी कि ये सब कैसे हुआ। आंसू से भीगी रुखसाना की आंखें खला में तक गईं, जैसे वह वाकयात की कड़ियों को एक जंजीर में परोने की कोशिश कर रही हो। रुखसाना आबाई तौर से गुलाबपुर जनूबी पंजाब की रहने वाली थी और ये इलाका अपनी सरसब्जी और शादाबी के लिहाज से इंतहाई खुशनुमा है। सरसों फूलने के ज़माने में ज़मीन पर पहले रंग के फूल आग लगा देते हैं। सर्दी में गन्ने की फसल उनसे बाहर आती है, बहार में कमाद की फसल बाहर दिखाती है। नहरों का मीठा पानी जिंदगी बख्शता है। अपनी खूबसूरती और हरियाली के सबब गुलाबपुर गांव होने के बावजूद गांव नहीं लगता। ऐसा लगता है गुलाबपुर में गुलाबों का दस्ता खिल गया है। आज से तकरीबन 10 साल कबल उसकी शादी राजू पार्क के एक शख्स नदीम से हुई थी। राजू पार्क गुलाबपुर से दूर एक शहरी इलाका था जहां गुलाबपुर के माकूल लोग रहते थे, लेकिन अपने आबाई गांव से उनका रिश्ता बरकरार था। नदीम नकाशीदार फर्नीचर का माहिर कारीगर था। उसने काम के लिए कई मुलाजिम रखे हुए थे और उसका कारोबार अच्छा खासा चल रहा था। उसकी आमदनी भी खासी मोटी थी कि खुशहाली उसके कदमों में लगी हुई थी। शहर में उम्दा फर्नीचर के शौकीनों और कदरदानों की कोई कमी नहीं थी, इसलिए वो दोनों हाथों से पैसा कमा रहा था। इंसानी हाथों से बने अरबों डॉलरों के एटम बम और हाइड्रोजन बमों में आने वाले कल की राख जमा है और कचरे में फेंकी गई खुश्क बेल में
زندہ بچوں کے اندر آنے والے کل کی رویدگی لہلا رہی ہے۔ رخسانہ اور ندیم کی زندگی ہنسی خوشی گزرنے لگی۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ 4 بچوں کے والدین بن گئے۔ خوبصورت گھر، 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں ان کی زندگی کی کرن تھے۔ یہ حقیقت ایک روشن دیا ہے کہ کنبہ بڑھنے کے ساتھ ساتھ اخراجات بھی بڑھ جاتے ہیں۔ اس لیے جب سامان حیات بڑھا تو زائد آمدنی کی ضرورت محسوس ہونے لگی۔ وہ اکثر سوچتا کہ 4 پیسے کی الگ کمائی ہوگی تو وہ گھر اور بچوں کے کام ہی آئے گی۔ اس لیے زائد آمدنی کا ذریعہ بھی ندیم کے ذہن میں تھا۔ اس کا مکان خاصا بڑا تھا، اس کا صرف ایک پورشن ہی اس کے استعمال میں تھا، اس لیے اس نے مکان کا اگلا حصہ کاروباری کام کے لیے کسی کو کرائے پر دینے کا فیصلہ کر لیا۔ جب اس بات کا تذکرہ لوگوں سے کیا تو ندیم کے پاس مکان کرائے پر لینے کے خواہش مند بھی آنے لگے۔ ندیم نے ان میں سے مونس کا انتخاب کیا اور اسے دکان کا اگلا حصہ کرائے پر دے دیا۔ مونس آبائی طور پر گلاب پور کا ہی رہنے والا تھا۔ یہ محض اتفاق ہی تھا کہ مونس اور رخسانہ ایک ہی محلے کے رہنے والے تھے۔ محلے کی قربت و شناسائی کے سبب وہ دونوں ایک دوسرے سے بے تکلف ہو گئے۔ مونس کے والد مبارک علی برسوں قبل کام کی تلاش میں اس شہر آ کر بس گئے تھے۔ پہلے وہ کرائے کے مکان میں رہتے تھے، بعد میں انہوں نے راجو پارک میں ذاتی مکان بنوا لیا تھا۔ مونس کی شادی کئی سال پہلے رابعہ سے ہو چکی تھی۔ وہ 3 بچوں کا باپ تھا۔ یہ بھی محض اتفاق ہی تھا کہ رابعہ کا تعلق بھی گلاب پور سے تھا، اس کی شناسائی رخسانہ سے نہ تھی۔ مونس نے ندیم کا مکان کرائے پر لے کر وہاں ریڈی میڈ گارمنٹس کا کام شروع کر دیا، لیکن مونس کا یہ کاروبار نہ چل سکا۔ گاہک اس کی دکان پر آتے ہی نہیں تھے۔ نہ جانے کیوں، شاید اس علاقے کے لوگ ریڈی میڈ گارمنٹس میں اس قدر دلچسپی نہیں لیتے تھے، یا پھر وہ پورا دن بیکار ہی بیٹھا رہتا تھا۔ دوسری طرف دوپہر کو رخسانہ کے پاس بھی کوئی کام نہیں ہوتا تھا، اس لیے وہ مونس کی دکان میں آ کر بیٹھ جاتی تو کبھی مونس بھی گھر کے اندر جا کر رخسانہ سے گپ شپ کرنے لگتا۔ چونکہ دونوں ایک ہی جگہ کے رہنے والے تھے، اس لیے ان دونوں میں اجنبیت اور بیگانیت کے تمام بادل چھٹ چکے تھے۔ اب تو شناسائی کی منازل طے ہو رہی تھی۔ یہ سب کچھ اس لیے ممکن ہو گیا کہ اکثر ندیم اپنے کاروبار کے سلسلے میں شہر سے باہر رہتا تھا اور رخسانہ گھر میں اکیلی ہی تنہائی کی آگ میں جل رہی ہوتی تھی۔ اس ناطے دونوں میں ہنسی مذاق بھی ہو جاتا تھا۔ دیور بھابھی کے اس مذاق کو رخسانہ اتنی اہمیت نہیں دیتی تھی، جبکہ مونس اسے نہ صرف للچائی نظروں سے دیکھتا۔ یہی وجہ تھی کہ حسین و جمیل رخسانہ مونس کے پاس بیٹھتے بیٹھتے اس کے دل میں اتر گئی، اور اب وہ اس کے دل کے ذریعے اس کے جسم میں اترنا چاہتا تھا۔ یہ بات طے ہے کہ جہاں مرد عورت تنہائی میں اکٹھے ہوں، وہاں تیسرا شیطان بیچ میں ضرور ہوتا ہے۔ مونس کے دل و دماغ پر مکمل طور پر شیطان کا قبضہ ہو چکا تھا۔ مونس نے اپنے منصوبے کے مطابق رخسانہ کے اندر یہ احساس بیدار کر دیا تھا کہ اس کا شوہر ندیم پیسے کمانے میں اس قدر مصروف ہے کہ وہ اسے تقریباً بھول ہی چکا ہے، اور اب اس کی حالت اس دھرتی جیسی ہو گئی تھی جس پر عرصہ ہوا بادل نہ برسا تھا۔ یہ سوچتے ہوئے رخسانہ کا جی بڑی شدت سے چاہا کہ مونس باہر سے جلدی لوٹ آئے، لیکن ہوا یہ کہ مونس کی بجائے اس کا شوہر ندیم کام پر سے جلدی گھر لوٹ آیا اور رخسانہ سے کاروباری باتیں کرنے لگا۔ رخسانہ کو اس وقت ندیم کی باتیں زہر لگ رہی تھیں۔ وہ اپنے شوہر کی بھرپور توجہ چاہ رہی تھی، کچھ پیار بھری باتیں کرنا چاہ رہی تھی، مگر ندیم اس کے اندر اٹھنے والی محبت نہ پہچان سکا۔ دوسرے دن دوپہر کو مونس پھر رخسانہ کے گھر میں آ بیٹھا۔ رخسانہ اسے دل دے بیٹھی تھی۔ اسے ہلچل ہونے لگی کہ مونس چونکہ ایک گھاک مرد تھا جو عورتوں کی نفسیات سے کھیلتا تھا، دکھتی رگ پر ہاتھ رکھتا اور اپنا کام نکالتا۔ اس نے رخسانہ کو دیکھا تو سمجھ گیا کہ لوہا گرم ہے، جدھر چاہے ادھر موڑ سکتا ہے۔ کیا ارادے ہیں، بچے کی جان لوگی کیا؟ کیسے کیسے تیر اس حسین دامن میں چھپا رکھے ہیں، جیسے جلا کر بھسم کرنے کا ارادہ ہے۔ خدا کی قسم تم دنیا کی حسین ترین عورت ہو۔ تم پر میں اپنی بیوی جیسی سینکڑوں عورتیں قربان کرنا چاہتا ہوں۔ جی چاہتا ہے کہ تمہیں اپنے دل کے مندر میں بٹھا کر تمہاری پوجا کروں۔ تم حسن کی دیوی ہو۔ یہ سن کر رخسانہ پر بے خودی سی طاری ہو گئی۔ ایک مرد کی جھوٹی تعریف نے ہمیشہ کی طرح
एक औरत को बहका दिया। इसमें कसूरवार सिर्फ मर्द नहीं था, औरत भी बराबर की थी। उसने अपनी मर्जी से मर्द को आगे बढ़ने का रास्ता दिया, वरना मर्द की क्या जुर्रत कि वो एक हद से आगे बढ़े। मोहनस की रफाकत से रुखसाना गलत रास्तों पर चल निकली। ना उसे शोहर याद रहा, ना बच्चे, ना अपनी इज्जत का ख्याल। जो जाल मोहनस ने बिछाया था वो उसमें फंसती चली गई। रुखसाना के कदम एक बार गलत राह पर क्या उठे कि फिर तो उठते ही चले गए। वो गलाजत की दलदल में धंसती चली गई। मोहनस के दिमाग में एक शैतानी मंसूबा सर उठा रहा था। उसका कारोबार तबाह हो गया था, इसलिए उसने रुखसाना को ब्लैकमेल करके रुपया कमाने का सोचा। मोहनस रुखसाना की आसूदा और खुशहाल जिंदगी से बहुत मुतासिर था। उसकी दौलत की रेल पे ने मोहनस को चालाकी का पुतला बना दिया। एक दिन मोहनस रुखसाना को के घर आया तो उसके हाथ में नया मोबाइल फ़ोन था। उसने रुखसाना को वो फ़ोन दिखाया तो वो कहने लगी, अरे ये तो बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल है, और वो भी फ़ोटो खींचने के लिए। इसमें कैमरा भी है। रुखसाना उससे सिर्फ फ़ोटो ही नहीं खींचे जाते बल्कि वीडियो फिल्म भी बनाई जाती है। मोहनस ने उसके शौक को हवा देते हुए कहा, अच्छा मेरी फिल्म बनाओ, मैं देखती हूँ कि इससे कैसे फिल्म बनती है। रुखसाना ने इंतहाई पुरजोश होकर बड़े इश्तियाक से कहा, तुम्हारी फिल्म बनाने के लिए ही तो ये मोबाइल खरीदा है। मोहनस ने कहा, लेकिन ये आम फिल्म नहीं होगी रुखसाना बेगम, ये बड़ी स्पेशल फिल्म होगी। रुखसाना ने तजस्सुस भरे हैरत अंगेज लहजे में कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ तो इसमें क्या बुराई है? जज्बाती तौर पर ब्लैकमेल करते हुए उसने कहा, रुखसाना डार्लिंग तुम कितनी हसीन हो, जब तुम पास नहीं होती तो मुझे तुम्हारी याद आती है, तुम्हें देखने को दिल चाहता है, मैं तुम्हें मोबाइल स्क्रीन पर देखकर खुश हो लिया करूंगा। ये तो ठीक है, लेकिन अगर किसी ने देख लिया तो गजब हो जाएगा। रुखसाना ने खदशा जाहिर किया, अरे तुम अजीब बात करती हो, फोन मेरा है, दूसरा कोई कैसे देखेगा? मुनस ने मसनूई हैरानगी का इजहार करते हुए, देखो जाने मन, तुम ये फजूल सा वहम अपने दिल से निकाल दो और तैयार हो जाओ अपनी खूबसूरत सी फिल्म बनवाने के लिए। रुखसाना कतई नहीं चाहती थे कि उसके जिस्म की इकासी चले, लेकिन मोनस की जिद के आगे उसकी एक न चली। बेबसी का इजहार करते कुछ खुशी और हैरत के मिले जुले तासरात के साथ मोनस को बनाने दी। चूंकि मोनस ने इस फिल्म को पोशीदा रखने का वादा किया था, इसलिए वो भी अपनी फिल्म बनाने के लिए राजी हो गई। रुखसाना के राजी होने का अहम सबब मोनस पर अंधा इत्मीनान भी था। फिर ये कि मोनस उसकी तन्हाई का साथी भी था जो नदीम की अदम मौजूदगी में था। रुखसाना ने मोनिस की मंशा के मुताबिक फिल्म बनाना शुरू की। मोनस बड़ी महारत से फिल्म बना रहा था। बाद में रुखसाना ने वो वीडियो क्लिप देखी तो खुद ही शर्म से गड़ गई। अब मालूम हो रहा था कि वो कोई माहिर अक्सबंद है। देखो मोनस, मैंने तुम्हारा काम आना, अब तुम मेरा काम आना और इस फिल्म को ज़ाया कर दो। रुखसाना ने मोनस से इल्तमास भरे लहजे में कहा, ज़ाया कर दूं, तुम बेफिक्र रहो, मुझे ज़रा तसल्ली से देख तो लेने दो, कुछ दिन तक मुझे इसके मज़े तो ले लेने दो। मोनस ने उसे झूठी तसल्ली दी। रुखसाना नहीं जानती थी कि आमतौर पर धोखा इसी से मिलता है जिस पर ज़्यादा इत्मीनान किया जाता है। ज़वाल हमेशा अंदर से आता है, ये बात और कोई नहीं। मोहनजोदाड़ो कह रहा था, जिसकी 7 तहें हैं, ये 7 बार उजड़ कर आबाद हुआ और इनमें से हर तह अपने से नीचे वाली ज़मानी लिहाज से माकबल की तह से कमतर है। गारमेंट का धंधा न चल पाने के सबब मोनस ने कारोबार बंद करने का फैसला कर लिया। उसने राजू पार्क में ही एक दुकान किराए पर लेकर बिजली के आलात का काम शुरू कर दिया। सीडी बनाने के लिए उसने एक कंप्यूटर भी खरीदा। इस काम में मोहनस की दीवानगी के सबब रुखसाना ने दुकान खोलने के लिए शोहर से चोरी छुपे मोहनस की माली मदद भी की। मोहनस की दुकान उस तरीके से चलने भी लगी, लेकिन इसके बावजूद वो रुखसाना से रुपए लेता रहता कि नई दुकान खोली है इसलिए हाथ तंग है, जल्द ही मुझे एक जगह से पैसा मिलने वाला है, फिर मैं तुम्हारा सारा पैसा वापस कर दूंगा। मोनस रुपए लौटाने के मूड में हरगिज नहीं था। दरअसल वो रुखसाना को सोने का अंडा देने वाली मुर्गी समझ बैठा था कि रुखसाना के पास लाखों रुपए नकद हैं और वो उसे दे सकती है। दूसरी तरफ मोनस के मुतालबात से आजिज आकर रुखसाना ने उससे मिलना जुलना बंद कर दिया। उसकी फ़ोन कॉल भी रिसीव नहीं करती थी। शायद उसकी समझ में अब ये बात आ गई थी कि मोनस के दिल में उसके लिए सच्चा प्यार नहीं है, और ये कि वो एक धोखेबाज और मकार इंसान है और उसे सिर्फ पैसे से प्यार है। रुखसाना की इस बेरुखी से नाराज़ होकर मोनस ने उसकी वीडियो क्लिपिंग की सीडी तैयार कर ली और वो सीडी समरीन को देखने के लिए दे दी। समरीन अक्सर उसकी दुकान से फिल्में लेकर जाती थी। मोनस ये बात अच्छी तरह जानता था कि समरीन रुखसाना की गहरी सहेली है, उसके जरिए रुखसाना तक बात पहुंच जाएगी। उसकी फिल्म की सीडी तैयार हो चुकी है। समरीन ने जब इस बारे में मोनस को फ़ोन किया तो उसने 10 लाख रुपए का मुतालबा कर दिया। मोनस ने यह सारा काम महज रुखसाना से रकम ईंटने के लिए किया था।
सारा मामला साफ हो चुका था। समरीन ने गहराई से सोचने के बाद रुखसाना को इस ब्लैकमेलर के सामने झुकने के बजाय इसे सबक सिखाने का मशवरा दिया। रुखसाना, तुमने जो कुछ किया उसकी सजा की हकदार तो तुम हो ही, समरीन ने समझाते हुए कहा। इसलिए अब तुम अपने शौहर को सारी बातें सच सच बताकर अपने गुनाह की माफी मांग लो। जो वो सजा दे उसे सर आंखों पर कबूल करो। इसके बाद तुम पुलिस में जाकर मुनस के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा देना। पुलिस मुनस जैसे ब्लैकमेलरों से निपटना खूब जानती है। मेरी बड़ी बहन का जेठ इसी इलाके में एएसआई लगा हुआ है, वो तुम्हारी पूरी मदद करेगा। रुखसाना में शोहर से आंख मिलाकर बात करने की हिम्मत नहीं थी। उसके बावजूद जो गुनाह उसने किया था उसकी माफी मांगना भी जरूरी थी। इस दौरान कई बार उसने खुदकुशी का इरादा किया, लेकिन बच्चों का ख्याल आते ही हिम्मत ना हुई। रुखसाना को अपने अंदर हौसला पैदा करने में 4 दिन लगे, मगर सच का सामना करने के लिए उसने खुद को तैयार कर लिया था। फिर रो रो कर रुखसाना ने नदीम को सारी बात बता दी। नदीम को गुस्सा तो बहुत आया, मगर हालात को देखते हुए वो सारा गुस्सा पी गया। उसने सारी सूरत हाल में उसे अपना तस्वुर भी साफ नजर आ रहा था। उसने थोड़े से पैसों के लालच में घर का एक हिस्सा गैर मर्द को किराए पर दे दिया और फिर उससे आंखें भी बंद रखी। इसके अलावा पैसे कमाने की धुन में वो अपनी बीवी को बिल्कुल ही फरामोश कर चुका था। अगली सुबह वो रुखसाना को लेकर इलाके के थाने में पहुंचा और समरीन की बहन के जेठ यूसुफ से मिला। समरीन ने पहले ही से बात कर ली थी। वो उनको साथ ले गया और थाना इंचार्ज मुमताज रसूल को सारा मामला बता दिया। मुमताज रसूल ने फौरन इब्तदाई रिपोर्ट दर्ज कर ली और इंस्पेक्टर मोहम्मद यूसुफ को तफ्तीशी अफसर मुकर्रर कर दिया। मोहम्मद यूसुफ ने सुबह 6 बजे मोहनस की दुकान पर छापा मार कर उसे हिरासत में ले लिया। उसके बाद उसकी दुकान की तलाशी ली गई। फिल्मों की 15 सीडीज, कैमरे वाला मोबाइल, कंप्यूटर, मेमोरी कार्ड जिसमें रुखसाना और दूसरी औरतों की वीडियो क्लिपिंग थी, बरामद कर लिए। अगले दिन मुनस को कोर्ट में पेश करके गहराई में पूछताछ करने के लिए 2 दिन का रिमांड लिया गया। रिमांड की मियाद पर पुलिस ने पूछा तो सारी बात सामने आ गई। दरअसल इब्तदाई दौर में रुखसाना ने मोनस की पैसे की हर मांग पूरी की थी। आखिर में इसी लालच ने उसे दबोच लिया। रिमांड खत्म होने पर पुलिस ने मुनस को कोर्ट में पेश किया, जहां उसे जेल भेज दिया गया। इस वाक़े के बाद रुखसाना अब शोहर की इतनी खिदमत गुजार और फर्मा बरदार हो चुकी है कि अगर ये कहा जाए कि वो शोहर के पांव धो धो कर पीती है तो गलत ना होगा। इस तरह वो अपनी जाती सतह का अजाला कर रही है। दूसरी तरफ उसका शोहर भी उसका बहुत ख्याल रखता है, उसे भरपूर तवज्जो देता है, उसको सैर व तफरीह के लिए भी लेकर जाता है और शॉपिंग करवाता है। उसका ख्याल है कि इस हादसे में वो भी बराबर का खताकार है। उसकी कोताही और लापरवाही की वजह से एक शैतान सिफ्त आदमी को उसके घर में नकब लगाने का मौका मिला था।